हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने टीडीएस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। हाउएवर सेक्शन 195 टीडीएस का हमारा बच गया था। एट द सेम टाइम टीसीएस का प्रोविजन भी हमारा बचा हुआ है। ओके, एट द सेम टाइम इट्स इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि आप लोगों ने जो टेस्ट पेपर सॉल्व करके मुझे भेजा वो बिल्कुल भी उसमें सीरियसनेस नहीं झलक रही है। आपका जो प्रेजेंटेशन लेवल है दैट इज वेरी 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 लो। वी नीड टू वर्क ऑन दैट प्रेजेंटेशन। For that purpose, we need to take a session online so that मैं आपको ये बता सकूं कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्क करना है। बिकॉज मैक्सिमम टाइम आपने क्वेश्चन को समझने में गलती कर दी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मुन्ना भाई वाला था, दैट इज स्ट्रेट अवे मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया बिकॉज दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या है। एट द सेम टाइम क्वेश्चन नंबर 6 जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का था उसमें भी आपने गलती कर दी है। सो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन प्रोसीड। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एट द सेम टाइम वी नीड टू फोकस ऑन अवर प्रेजेंटेशन ऑल्सो। जब भी मैं आपको कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करने देता हूँ, प्लीज मेक श्योर दैट इट्स जस्ट लाइक योर एग्जाम। आपको ऐसा समझना है कि एग्जाम एनवायरनमेंट में आप बैठे हैं और एग्जाम का दैट इज एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और ऐसा समझते हुए प्रॉपर वे में सॉल्व करना है। बेटा वापस से मैं आपको रिकलेक्ट करवा दूं, दिस इज नॉट अवर वेकेशन पीरियड। ये हमारा वेकेशन पीरियड नहीं चल रहा है, ये हमारा हमारा प्रिपरेशन टाइम चल रहा है। यदि आपके लॉकडाउन नहीं होता तो नॉर्मल फिजिकल क्लासेस चलती और आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 आवर 8 से 10 घंटे तो आपकी क्लास ही हो गई, और उसके बाद आपको घर में भी प्रिपेयर करना पड़ता, रिवीजन करना पड़ता, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता। बट जस्ट बिकॉज आपका लॉकडाउन हो गया तो आप इतने भी कैजुअल मत हो जाओ कि आपसे पूरा का पूरा सिलेबस ही छूट जाए। इतने सारे बच्चों ने मुझे डेट इज आंसर लिख के भेजे, कुछ बच्चों ने नहीं भेजा, उन्होंने तो एक स्टेप और पीछे हो। जिन्होंने आंसर लिख के मुझे भेजे उसमें से भी नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट जिसने प्रॉपरली सॉल्व किया है। दिस इज नॉट द वे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे बेटा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने क्लास रन करना स्टार्ट किया था, दैट इज अ 60-70+ फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वो जो ड्रीम था वो सिर्फ ड्रीम ही रह जाएगा। ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू गिव योर हार्ट एंड सोल। 100% अपना देना पड़ता है, रादर 110%। इफ यू आर अनेबल टू गिव दैट तो लीव दैट, गो हार्ड और गो होम। इट्स वेरी सिंपल। I hope you will understand and start preparing right from the day one. इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको along with आंसर दे दिए, आप साथ साथ में सॉल्व भी कर रहे हैं, डाउट्स भी पूछ रहे हैं। हर एक डाउट को मैं आपको क्लियर करके भी दे रहा हूँ। नॉट इवन अ सिंगल डाउट जो अभी तक मेरा रिमेनिंग बचा हुआ है। जितने भी डाउट्स आए थे सारे मैंने क्लियर कर दिए। रियल टाइम बेसिस पे आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं। हर एक बात को आपको एक्सटेंसिव मैनर में समझाया है। हर एक चीज के आपको एग्जाम्पल दिए हैं। कहीं पर कोई भी दैट इज एज पर यूर कन्वेंस हमने तैयारी की है। तो यदि आप अपना पार्ट 100% प्रॉपर मैनर में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे देन इट्स नॉट गुड। ओके, तो आई होप यू विल वर्क 100%, राइट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, और नाउ ऑनवर्ड जो भी टेस्ट पेपर होगा उसको सीरियसली लेते हुए 100% सॉल्व करके प्रॉपरली आंसर भेजेंगे। ठीक है? ओके, सो गाइस नाउ वी विल मूविंग अहेड। और आज जो हम सबसे पहले पढ़ रहे थे सेक्शन 195, उसके बाद हम टीसीएस का प्रोविजन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। ओके, सो फ्रेंड्स जो हमारा प्रोविजन रिमेनिंग रह गया था दैट इज सेक्शन 195। 195 बेसिकली वैसे ये नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा बिकॉज नॉन रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, फाइनल लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटर लेवल पे एग्जीक्यूटिव लेवल पे नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। यदि 195 के प्रोविजंस की हम बात करें तो इट इज एप्लीकेबल where the payment made by any person to the non-resident or foreign company। किसको पेमेंट किया आपने? इधर नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। तो प्रोविजन क्या बोलता है 195 का? if any person making a payment to any non-resident or foreign company,
नाउ यू नीड टू रिमेंबर कुछ प्रोविजंस हमने ऐसे पढ़े हैं जिसमें स्पेसिफिकली या तो वो नॉन रेसिडेंट्स के लिए बनाए गए थे, जैसे 194E हो गया, याद है आपको 194E फॉर एंटरटेनर। कौन सा एंटरटेनर? नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर। तो यदि कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर को पेमेंट कर रहा है, या नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट कर रहा है, या नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट कर रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन TDS at the rate of 20% need to be deducted along with the surcharge and cess under section 194E। तो क्योंकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमने स्पेसिफिक प्रोविजन बना रखा है, तो उस सिचुएशन में 195 एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम यदि मैं बात करूं सैलरी के प्रोविजन की, कैन यू रिकलेक्ट दैट? सैलरी का प्रोविजन में हमने क्या पढ़ा था? इफ एम्प्लॉयर इज पेइंग सैलरी टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कैन बी रेसिडेंट, कैन बी नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब यदि नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉय को आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, देन अगेन 195 इज नॉट एप्लीकेबल, section 192 is going to be applicable. Why? Because general specific prevail over the general. Always remember specific prevail over the general। और specific provision कौन सा है? 194E। स्पेसिफिक प्रोविजन कौन सा है? 192। तो जहां स्पेसिफिक प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है नॉन रेसिडेंट के लिए, आपको वहां पर वही अप्लाई करना है। उन सबको छोड़ के बाकी जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी पेमेंट्स बच गए, इन ऑल दैट रिस्पेक्ट वी नीड टू यूज 195। मतलब 195 में नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? ईदर इंटरेस्ट और एनी अदर सम which is chargeable to tax। one of the very important wording is which is chargeable to tax। मतलब if you are paying interest, royalty, technical fee और any other sum, और यदि वो इनकम टैक्स एक्ट में इंडिया में टैक्सेबल है, then 195 is going to be activated। अब ये 195 में TDS किस रेट से कटेगा? तो you are going to deduct TDS least of the, at the rate of least of the either income tax rate prescribed under the act or double tax avoidance agreement rate। क्या? या तो जो इनकम टैक्स एक्ट में उस इनकम के ऊपर रेट चार्ज करने बोली गई है, आपको उस रेट से आपको क्या करना पड़ेगा? TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको रेट ऑफ DTA। रेट ऑफ DTA का मतलब क्या होता है? डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। जो फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज, मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे ट्रीटी होते हैं। ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं कि यदि कोई पर्टिकुलर इनकम अराइज होती है, तो उस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर किस रेट से टैक्स लगाया जाएगा, और उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये आपको फाइनल में पढ़ने मिलेगा अंडर सेक्शन 90 एंड 91। क्लियर है? बस अभी आप तो हाल फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है, रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट की रेट विच एवर इज लेस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल एज अ TDS रेट। क्लियर है? और ये TDS आपको डिडक्ट कब करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है यहां तक? यहीं पर हमारे TDS के सारे प्रोविजन कंप्लीट हो जाते हैं। हर एक प्रोविजन आपको पढ़ाया, प्रोसीजरल पार्ट पढ़ाया है, पीनल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ाए हैं, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो TDS के लिए बच गया। ओके, सेक्शन 194N में कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, इसलिए उसका मैंने एक हैंडआउट आपको कल हैंडओवर किया अलोंग विद द एग्जांपल। ओके, आई विल ट्राई कि छोटी सी एक क्लिप बना के 194M फोकस टू ओनली 194N एंड M मैं आपको डिलीवर कर दूं। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड, और जो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है दैट इज TCS। TCS मतलब क्या? दैट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब जो हम बातें करने जा रहे हैं वो क्या बातें करने जा रहे हैं? दैट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। बट इससे पहले हम टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की बात करें, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें एक छोटा सा और एडिशन मैं कर देता हूँ TDS के चैप्टर में। देखो, हमने जो प्रोविजंस पढ़े, आई नो डेट आप उसको इजीली रिकॉल कर पा रहे हो, हमने उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर लिया, आपको रिवीजन लेक्चर भी एज पर द प्रॉमिस मैंने डिलीवर कर दिया। ठीक है, अब उसमें से कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि हमने स्टार मार्क करके हम लिखते हैं। मतलब क्या? उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ टू हुम टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल। क्या? वो प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन योर इंडिविजुअल एचयूएफ टू हुम टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल। यदि इंडिविजुअल एचयूएफ को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में है, देन ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS, अदरवाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। वो कौन कौन से प्रोविजन है? तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, सोच के बताओ। 194B नहीं, 194B भी नहीं, D, G, H, यस।
सबसे पहला जो प्रोविजन हमने पढ़ा था दैट इज 194H, जहां पे हमने ये पढ़ा कि यस इंडिविजुअल और एचयूएफ टू whom टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल, अदरवाइज टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद हमने 194I पढ़ा, उसके बाद 194C, 194J एंड 194A। सिर्फ ये 5 प्रोविजन ही ऐसे थे जिसमें डिडक्टर बहुत ही स्पेसिफिकली दिया गया था कि डिडक्टर शुड बी इंडिविजुअल और एचयूएफ टू whom टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल और एनी अदर पर्सन। मतलब दिस ऑल 5 प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द इंडिविजुअल एचयूएफ इज अ डिडक्टर टू whom टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। यदि पेयर इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उन्हें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं था तो ये पांचों प्रोविजन आपके लिए डीएक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर है? अब इसे याद कैसे रखना? कैन वी से दैट एजे चाय, क्या एजे, ए फॉर 194A, जे फॉर 194J, चाय पिलो, मतलब क्या सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, एच फॉर कमीशन, आई फॉर, बोलिए आई फॉर क्या इंटरेस्ट, सॉरी रेंट, आई रेंट मैन, तो एजे चाय। सर वो ए एडिशनल क्यों आ रहा है? बेटा ए स्पेशल अपीयरेंस अपना दे रहा है तो आप उसे इग्नोर करिए, बाकी चीजें ध्यान रखना। सिर्फ 5 ही प्रोविजंस हैं जिसमें इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। इसको छोड़ के याद कैसे रखना है? एजे चाय, समझ में आया क्या? इसको छोड़ के बाकी जितने भी प्रोविजन है उसमें चाहे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो या ना हो, टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? रिमेनिंग ऑल प्रोविजंस, रिमेनिंग ऑल प्रोविजन का मतलब क्या है? 194H, I, C, J, A को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोविजंस आपके भी रिमेनिंग है उन सारे ही केसेस में इंडिविजुअल और एचयूएफ को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो या ना हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? ओके, सो इस टीडीएस के चैप्टर को कंक्लूड करके नाउ वी आर कमिंग इनटू लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज अ टीसीएस। अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? टीसीएस। व्हाट इज टीसीएस? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। What is TCS? Tax collection at source. Basically, it is given under section 206C. कहाँ दिया गया है ये? 206C। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले मैं आपको कुछ इसका that is brief दे देता हूँ, एक समझा देता हूँ कि TDS, TCS दोनों क्या बातें कर रहे हैं, और उसके बाद after that we'll come to the TCS के provision actually क्या बोल रहे हैं। ठीक है? So guys, हमने अभी तक जो पढ़ा था that is TDS हमने पढ़ रखा है। नाउ वी आर मूविंग अहेड और अब हम टीसीएस पढ़ने जा रहे हैं। यस, तो बेसिकली टीडीएस हो या टीसीएस हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस? इट इज नथिंग बट द मेजर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ सेफगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। क्लियर है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो तरीके यूज किए हैं दैट इज नथिंग बट द एडवांस टैक्स टीडीएस एंड टीसीएस। बेसिकली टीडीएस में क्या होता था कि जो आपका डिडक्टर था, क्या डिडक्शन एट सोर्स, मतलब क्या जिस सोर्स से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, जो डिडक्टर पेयर जब आपको पेमेंट करता था तो आपका टैक्स डिडक्ट कर लेता था और पेमेंट बैलेंस पेमेंट आपको करता था, उसका ठीक अपोजिट टीसीएस में होता है। बेसिकली टीसीएस में क्या होता है? टीसीएस इज नथिंग बट द, टीसीएस में टैक्स पेबल बाय अ सेलर, टैक्स पेबल बाय द सेलर विच ही कलेक्ट फ्रॉम द बायर, जो किससे कलेक्ट करता है? बायर से कलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206C। अब इससे पहले कि हम आगे की बात करें, एक बार हम इसे समझ लेते हैं कि बेसिकली ये वर्क कैसे करेगा। हम दो बातों को पहला रन करें, वन इज अ टीडीएस, अनदर वन इज अ टीसीएस। टीडीएस मतलब क्या? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और टीसीएस मतलब क्या? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ठीक है? टीडीएस में क्या होता है? हमने फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि वीपीए, मिस्टर एजे इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू वीपीए। क्लियर है? मिस्टर एजे इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू वीपीए, और इंटर्न वीपीए क्या दे रहे थे? कंसीडरेशन। बट जो कंसीडरेशन दिया जा रहा था दैट इज नेट ऑफ टीडीएस। मतलब वीपीए को हम क्या बोलते थे? डिडक्टर या फिर पेयर, जबकि मिस्टर एजे को हम क्या बोलते थे? डिडक्टी या फिर पे। अच्छा, यदि मैं इसको दूसरी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि मुझे आपको टीसीएस हाल फिलहाल पढ़ाना है, तो टीसीएस की टर्मिनोलॉजी में मैं इसे कन्वर्ट करूं तो कैन वी से दैट वीपीए इज नथिंग बट द बायर। आई नो दैट सर्विस सेक्टर है तो उसमें बायर सेलर की बात नहीं होती, बट फिर भी यदि मैं आपको कन्विंस करूं कि जो पेमेंट कर रहा है वो कस्टमर है, वो बायर है, ठीक है, और मिस्टर एजे जिसने बिल रेस किया वो कौन होगा? सेलर। क्या सेल किया? सर्विस सेल की। मिस्टर एजे सेलिंग अ सर्विस
टू वीपीए। वीपीए इज अ बायर, और बायर जब पेमेंट कर रहा था तो उसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया और गवर्नमेंट को पे किया, ठीक है। अब यदि मैं टीसीएस में बात करूं तो टीसीएस में भी दो ही पार्टी होगी, वन इज अ सेलर, अनदर वन इज अ बायर, और बायर सेलर को पेमेंट करेगा। बट इस केस में कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा कि सेलर बायर से टैक्स भी साथ में कलेक्ट करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे बायर इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ ₹10 लाख, सेलर ने बिल रेज किया, बायर पेमेंट कर रहा है 10 लाख का पेमेंट कर रहा है, 10 लाख के पेमेंट के साथ साथ हम उससे 2% एडिशनल टीसीएस भी कलेक्ट करेंगे। क्या कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द बायर, एंड दैट टैक्स नीड टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, और वो टैक्स को हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, टीडीएस में बायर दैट इज अ डिडक्टर आपका टैक्स डिडक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है, जबकि टीसीएस में सेलर, सेलर मतलब कौन, पेई, क्लियर है, सेलर आपका टैक्स कलेक्ट करेगा फ्रॉम द बायर एंड पे टू द गवर्नमेंट। बात समझ में आई क्या। अब यदि आपको बात समझ में आ रही होंगी तो एक बात मुझे बताओ, एक एक करके हम अगेन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कैन वी से दैट टीडीएस में जो टैक्स डिडक्ट करने वाला है दैट इज अ बायर या पेयर या डिडक्टर, जबकि ऑन द अदर हैंड यदि मैं टीसीएस की बात करूं तो एट द लेवल ऑफ टीसीएस सेलर इज गोना टू बी कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द बायर। कौन कलेक्ट करेगा, सेलर कलेक्ट करेगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। थोड़ा और आगे यदि मैं बढ़ूं तो आप मुझे बताइए, जब हमने टीडीएस पढ़ा था तो टीडीएस पढ़ते समय हमने क्या पढ़ा था, डिडक्टर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, यही पढ़ा था, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पर हमने पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर कहा था। व्हाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिडक्टर दैट इज अ बायर, दैट इज अ पेयर। अनलाइक टीडीएस, टीसीएस में टैक्स किसे कलेक्ट करना है, सेलर को। तो मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी पड़ेगी, सेलर के लिए ये पेमेंट है या रिसिप्ट है, रिसिप्ट है। अच्छा, सेलर क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा, डेबिट करेगा, इसका मतलब ठीक अपोजिट हो जाएगा। यू नीड टू कलेक्ट टीसीएस एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अब मुझे बताइए, ये जो डिफरेंस मैंने आपको समझाया, क्या आपको ये समझ में आता है, क्या टीडीएस में डिडक्टर सोर्स से टैक्स डिडक्ट करता था और बैलेंस अमाउंट डिडक्टी को पे करता था, दैट इज सेलर को पे करता था, और ये डिडक्ट कब करता था, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अनलाइक टीडीएस, टीसीएस में ठीक इसका अपोजिट होता है, सेलर बायर से टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द कंसीडरेशन, और वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। और ये टीसीएस कलेक्ट कब किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया यहां तक। अब यदि आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम इसके प्रोविजंस पढ़ते हैं। आई होप आप लोग ने इसे ड्रॉ कर लिया होगा। ड्रॉ कर लिया सभी ने, अरे मेरे भाई ड्रॉ किया क्या, ड्रॉ किया क्या, ओके। यदि ड्रॉ कर लिया तो अब मुझे बताइए, ये जो टीडीएस आपका डिडक्ट होता था, ये टीडीएस का बेनिफिट किसे मिलता था, ये टीडीएस का जो क्रेडिट मिलता था वो किसे मिलता था, सेलर को। यस, तो इसका बेनिफिट हम किसको देते थे, सेलर को। मतलब टीडीएस क्रेडिट अवेलेबल टू द सेलर, दैट इज अ पे, दैट इज अ डिडक्टी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 16 और 16A। जबकि टीसीएस में बेनिफिट किसको मिलेगा, बायर को, क्योंकि बायर के बिहाफ में, आप ये चेक करिए किसके बिहाफ में टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट किया जा रहा है। यदि टीडीएस की बात करें तो वी आर डिडक्टिंग अ टैक्स ऑन द बिहाफ ऑफ द डिडक्टी, दैट इज अ सेलर, दैट इज अ पे, इसलिए इसका बेनिफिट भी किसे मिलेगा, डिडक्टी को मिलेगा। जबकि टीसीएस वी आर कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, इसलिए इसका बेनिफिट भी किसे दिया जाएगा, बायर को। इज इट क्लियर, बात समझ में आई क्या यहाँ तक, बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक। अब यदि आपको बात समझ में आ गई है तो नाउ वी आर मूविंग अहेड और इसके प्रोविजंस पढ़ते हैं और ये चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो बेसिकली यदि हम प्रोविजंस की बात करें तो टीसीएस सेक्शन 206C क्या बोलता है, एवरी बायर, क्या बोलता है 206C, एवरी बायर, जनरल प्रोविजन इसका क्या बोलता है, एवरी बायर मतलब सॉरी, एवरी सेलर, एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर शैल एट द टाइम ऑफ डेबिट और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, क्या, एट द टाइम ऑफ डेबिट और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द बायर। और बायर को इसका क्या क्रेडिट मिल जाएगा, यस। और किस रेट से कलेक्ट करना है तो चलिए वो भी देख लेते हैं, वापस से रिपीट कर लेते हैं।
every person being a seller, that is every seller shall at the time of debit or receipt, whichever is earlier, required to collect taxes from the buyer, required to collect taxes from the buyer, and that sum equal to the, कितना कलेक्ट करना है, sum equal to the percentage of purchase price. अब ये परसेंटेज कितना है, तो बेटा सबसे पहले यहां पर जो आता है तेंदू लीव्स, मैं किसकी बात करता हूं, तेंदू लीव्स की सबसे पहले मैं बात करता हूं. इन रिस्पेक्ट ऑफ तेंदू लीव्स 5%, क्या, इन रिस्पेक्ट ऑफ तेंदू लीव्स 5%, उसको छोड़ के बाकी सबके केस में इधर 1% है या फिर 2.5% है. अब कौन कौन से केसेस एक बार देख लीजिए. अल्कोहलिक लिकर, यू नो व्हाट, ये जो अल्कोहलिक लिकर होती है ना, समझते हो कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन, H/C का मतलब यहां पर क्या है, ह्यूमन कंजम्पशन. H/C का यहां पे जो मतलब है वो क्या है, ह्यूमन कंजम्पशन. यू नो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये लिटरली स्क्रैप होती है. इट्स जस्ट लाइक अल्कोहलिक लिकर इज जस्ट लाइक अ स्क्रैप, यूज नहीं करना चाहिए. वैसे भी अब तो मिल भी नहीं रही है. लॉकडाउन में एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आता अल्कोहलिक लिकर, पता है, जानते हो आप. तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर इज जस्ट स्क्रैप. बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अल्कोहल में मिनरल्स होते हैं. क्या, अल्कोहलिक लिकर एक नंबर का स्क्रैप है. क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुना, अल्कोहलिक लिकर एक नंबर का स्क्रैप है, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें मिनरल्स होते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड. सबसे पहला पॉइंट क्या था, अल्कोहलिक लिकर एक नंबर का मतलब इसके ऊपर 1% से टीसीएस कटेगा, कलेक्ट किया जाएगा. एक नंबर का स्क्रैप है, दैट इज अ स्क्रैप. एंड थर्ड हमने जो बोला, वो थर्ड क्या बोला हमने, दैट इज अ, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अल्कोहलिक लिकर में मिनरल्स होते हैं. तो अल्कोहलिक लिकर, स्क्रैप एंड मिनरल्स बीइंग अ कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर्स, इन सब के ऊपर जो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा दैट इज एट द रेट ऑफ 1%. क्लियर है. सेकेंड केस होता है एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द टिम्बर. क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुना, एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द टिम्बर. टिम्बर दैट इज लकड़ी, लड़की नहीं बेटा, लकड़ी. एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द टिम्बर बट एक्सेप्ट तेंदू लीव्स. तेंदू लीव्स मतलब क्या, जनरली आपने बीड़ी देखी, बीड़ी के अंदर जो मटेरियल होता है दैट इज अ टोबैको लीव्स, बट उसका जो आउटर कवर होता है दैट इज तेंदू लीव्स. तो मैंने क्या होगा, एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द टिम्बर बट एक्सेप्ट तेंदू लीव्स, 2.5% से टीसीएस डिडक्ट कलेक्ट किया जाएगा. हाउएवर तेंदू लीव्स में कितना परसेंट है, 5%. अब सिंपल है पिक्चर, अल्कोहलिक लिकर, स्क्रैप, मिनरल ऑयल में 1%, एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द टिम्बर बट एक्सक्लूडिंग तेंदू लीव्स 2.5%, और तेंदू लीव में कितना है, 5%. क्लियर है यहां तक. और वेरी इंपॉर्टेंट कि बायर को क्या इस टीसीएस का क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, आंसर इज यस. अच्छा, ये तो ना जनरल केसेस हो गया. जनरल केसेस हो गया कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ जनरल केसेस में जो टीसीएस की रेट दी हुई थी वो मैंने आपको बताई. बट इन एडिशन टू दैट गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी यहाँ बना रखे हैं, और स्पेशल प्रोविजन जो है उसमें भी टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी है. और वो स्पेशल प्रोविजंस, दो स्पेशल प्रोविजंस जो हमें पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज द लीज और लाइसेंसिंग ऑफ द पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा और माइंस. यू नो व्हाट, गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, पार्किंग स्लॉट अलॉट करती है, उसका क्या किया जाता है, ऑक्शन किया जाता है. जैसे आप रेलवे में जाते हो, आपने अपनी व्हीकल पार्क किया, तो दे गाइस चार्जिंग यू 20 रुपीज और 30 रुपीज. और यदि आप उनसे पूछते हो कि आपके पास राइट कहां से आया, तो वो क्या बोलते हैं कि हमने लोकल अथॉरिटी से ऑक्शन में इस पर्टिकुलर एरिया को हमें अलॉट किया गया. यस, दैट मीनिंग देयर बाय हमें लीज मिली हुई है, हमें राइट है टू कलेक्ट द पार्किंग चार्जेस और टू टोल चार्जेस, व्हाटएवर इट मे बी. तो इन केस ऑफ लीजिंग और लाइसेंसिंग ऑफ पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा, जब भी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी किसी भी पार्टी को लाइसेंस या फिर लीज देगी, किसका, पार्किंग लॉट की, टोल प्लाजा की या माइंस की, उस सिचुएशन में जब अमाउंट, ऑक्शन का जो अमाउंट है वो कलेक्ट किया जाएगा, तो साथ में टीसीएस भी कलेक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 2%. कितने परसेंट से कलेक्ट किया जाएगा, एट द रेट ऑफ 2%. क्लियर है, एट द रेट ऑफ 2%.
in case of lease, licensing of parking slot, toll plaza and mines. Second, one of the very important provision जो एग्जाम में आ भी सकता है, that is in respect of motor vehicle. यदि आप मोटर व्हीकल परचेस कर रहे हैं और यदि मोटर व्हीकल जो आपकी है दैट इज मोर देन 10 लाख रुपीस, वो यदि 10 लाख से ज्यादा अमाउंट के आपने परचेस किया है, तो जो आपका सेलर है वो आपका 1% से टीसीएस कलेक्ट करेगा. यू नो व्हाट, आपको जब मैंने 26 एएस दिखाया था अपना 18-19 का, जब 26 एएस दिखाया था तो उसमें एक्चुअली मैंने कार परचेस की थी. दैट इज द रीजन केतन हुंडई ने मेरा टीसीएस 1% से कलेक्ट किया था और वहां पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा था. मैंने आपको दिखाया भी था कि देखो ये टीडीएस है और ये नीचे टीसीएस की भी डिटेल्स 26 एएस में होती है. और क्योंकि मैंने उस ईयर में कार परचेस की थी इसलिए वहां पे कार की डिटेल्स भी आपको, दैट इज टीसीएस की डिटेल्स भी आपको दिख रही थी. बिकॉज कार इज मोर देन 10 लाख, तो केतन हुंडई ने 1% से क्या कलेक्ट किया था, टीसीएस. और क्या उसका बेनिफिट मुझे मिला? हाँ जी, उसको मैंने एज अ क्रेडिट यूज कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ पेमेंट. क्लियर है? हाउएवर ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन अभी हमने पढ़ा मोटर व्हीकल के लिए, कौन सा प्रोविजन, मैं इसकी बात कर रहा हूं. दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ बायर इज अ लोकल अथॉरिटी और पीएसयू विच इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. क्या कि ये जो टीसीएस का प्रोविजन है, यदि मोटर व्हीकल लोकल अथॉरिटी परचेस कर रही है या फिर वो पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग परचेस कर रही है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, तो टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है वेरी सिंपल, वेयर द कलेक्टी मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ओके, फेल्स टू फर्निश हिज पेन, यदि वो पेन फर्निश नहीं करता तो टीसीएस की रेट ट्वाइस द रेट प्रिस्क्राइब्ड और 5% विच एवर इज हायर. आपको याद है टीडीएस जब हम पढ़ रहे थे तो टीडीएस में 206C सिमिलर प्रोविजन आया था जो बोल रहा था इफ डिडक्टी नॉट फर्निशेस पेन टू द डिडक्टर, तो उस सिचुएशन में टीडीएस रेट शैल बी हायर ऑफ द टीडीएस रेट स्पेसिफाइड और 20%. क्लियर है? सिमिलर प्रोविजन टीसीएस के लिए बनाया गया है कि यदि कलेक्टी पेन फर्निश नहीं करता देन टीसीएस गोइंग टू बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ हायर ऑफ ट्वाइस ऑफ द रेट प्रिस्क्राइब्ड और 5%. क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, इसी में एक और एडिशनल पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं, लिखिएगा एडिशनल पॉइंट. आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, ठीक है? लास्ट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है, देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, इसी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसलिए मैं आपको अलग से लिखवा दे रहा हूं यहाँ पर. और जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए कि इन केस यदि गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी हो गया, कमीशंस हो गए, डिफरेंट हाई कमीशंस हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, या फिर दैट इज अ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉरेन स्टेट हो गए, इन ऑल दैट केसेस यदि वो सेम कमोडिटी परचेस कर रहे हैं या सेम फैसिलिटी ले रहे हैं तो उस सिचुएशन में टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. देखिए क्या लिखा हुआ है, एकदम सिंपल सी बात लिखी हुई है, क्या, TCS provision shall not apply where the above mentioned goods or facility are procured by central government, state government, embassy, high commission, legation, consulate और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉरेन स्टेट. उस पर्टिकुलर सिचुएशन में टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे क्या, नहीं होंगे. इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है यहां तक? ओके. और लास्ट प्रोविजन जो इसका बच जाता है, दैट लास्ट प्रोविजन इज नथिंग बट द कि यदि इंडिविजुअल और एचयूएफ को टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, देखो क्या लिखा है, इंडिविजुअल एचयूएफ शैल बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस only if they are required to get their accounts audited under 44AB for preceding financial year. मतलब all those individual HUF to whom tax audit is not applicable, provision of TCS is also not applicable. उन्हें TDS का कोई भी provision attract करेगा क्या, नहीं. क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई यहाँ तक. इसी के साथ हमारे TCS के जितने भी प्रोविजन थे वो सारे प्रोविजन कंप्लीट हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी बातें आज जो मैंने आपसे इनिशियल लेक्चर के समय की थी वो आपको समझ में आई होंगी, आप उससे सीरियसली ले रहे होंगे. बी सिंसियर, नॉट सीरियस, बट ऑफ कोर्स
पढ़ना तो पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखो मैं आपको इतना एग्जॉस्टिव पढ़ा दे रहा हूँ, हर एक चीज मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि एग्जाम जब आप एग्जाम पेपर देने जाए तो इट में पॉसिबल आपको ये लगे कि यार सर ने इतना कुछ पढ़ा दिया था बट उतना तो आया ही नहीं। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इतना सारा सर ने पढ़ा दिया बट उतना तो आया ही नहीं जितना हमें पढ़ाया गया, और बहुत ही इजी पेपर आया, सब कुछ बन रहा है, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी। इसका मतलब कि आपने क्लास सही जगह लगाई। बट यदि इसका उल्टा हो जाए, एग्जाम में वो सब कुछ पूछ लिया जाए आपसे जो मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैंने पढ़ाया कुछ और आया कुछ और, तो क्या उस सिचुएशन में आपने क्लास सही जगह लगाई? आंसर इज नो। दैट इज द रीजन मैं आपको सभी कुछ पढ़ा दे रहा हूँ, एग्जॉस्ट टू हर एक चीज का आपको मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दिखा रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रहा हूँ, बट 100% चीजें मैं नहीं कर सकता ना, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी पड़ेगी। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है टुवर्ड्स द स्टडी। बेटा टाइम विल पास, विल यू रिमेंबर दैट? ठीक है, आई होप आप आज की बातों को ध्यान रखेंगे और 100% अपना देंगे। ठीक है, आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आज आपको सैलरी का रिवीजन लेक्चर भी मिल जाएगा, और फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईदर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी और रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।